अखिलेश यादव और उनका बंगला हाल ही में काफी विवादों में रहा, लेकिन ठीक उससे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उन्होंने फिर से जीत दर्ज कराई। इन दोनों परिस्थितियों के बाद अपने पहले इंटरव्यू में हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर खुद मौजूद हैं अखिलेश यादव। वेलकम टू न्यूज़ नेशन अखिलेश जी। थैंक यू सो मच। एक बात बताइए, आपका जो भाव है हमेशा बहुत ही संयम के साथ रहते हैं। आपके चेहरे के ये कहें कि कभी ज़्यादा गुस्सा दिखाई नहीं देता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस बार बंगले के विवाद पर आप जब सामने आए मीडिया के तो काफ़ी गुस्से में भी दिख रहे थे और साथ ही भावुक भी थे, क्योंकि जैसे आपने कहा भी कि घर के साथ लगाव होता है, तो दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंगला घर जो मुझे मिला था वो इसलिए मिला था, एक कानून बना हुआ था, एक एक्ट के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बंगला मिलता था। स्वाभाविक है, जिस घर को आपने बनाया हो और जिस घर में काफ़ी दिन रहे हो और मन से बनाया हो तो लगाव ज़रूरी था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि आपको बंगले छोड़ने हैं, मैंने छोड़ा। लेकिन उसके बाद जो कहानियाँ बनी हैं कि उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, मतलब आपको टोटी हाथ में लेके आना पड़ा। हाँ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम कूड़े के ट्रक के पीछे चलेंगे तो कूड़ा ही मिलेगा हमें। इसलिए मैंने उस दिन के बाद से तय कर लिया कि घर के सवाल पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि सवाल बड़े हैं। आज घर का सवाल तो बहुत छोटा है, और ये अच्छा हुआ कि मेरा घर छिन गया। कम से कम जो कमियां उस घर में थीं, अब जो नया घर बनेगा उसमें कमियां वो नहीं होंगी। लेकिन सवाल बड़ा बना दिया गया, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि दीवार के पीछे क्या छिपा था, तो इस तरह की बातें सामने आने लगी। देखिए, अब तो अगर दीवार के पीछे क्या था, फर्श के नीचे क्या था, लॉन में क्या गड़ा हुआ था, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि अब तो घर मेरा नहीं रहा, अब तो नए व्यक्ति को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जिसको ये लग रहा हो इसके घर के अंदर बहुत कुछ छिपा था, कम से कम वो घर अपने लिए आवंटित तो करा लें। अगर घर आवंटित हो जाएगा तो शायद उन्हें सब वो खजाना मिल जाएगा जो वो ढूंढना चाहते थे। लेकिन देश के सामने सवाल बड़े हैं, प्रदेश के सामने सवाल बड़े हैं, घर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों को, जैसे आपको लगाव था जो कि आपके चेहरे पर दिखाई दिया, ऐसे में बच्चों को, आपकी पत्नी को, डिम्पल जी को, मतलब उनको भी काफ़ी लगाव वहाँ रहा होगा। एक पॉलिटिकल मूव के अलावा मतलब एक परिस्थितियाँ बदलती हैं, क्योंकि हमेशा के लिए प्लान किया हुआ था जिस तरह से। मैं समझता हूँ अब जो बच्चों के पास नया घर है वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे नहीं पता था कि नई जगह इतनी अच्छी होगी जो हमें भी अच्छी लगेगी और बच्चों को भी अच्छी लगेगी। मैंने देखा दीवारों पर बच्चों ने ड्राइंग की हुई थी, घर में जो तस्वीरें वायरल हुई। स्वाभाविक है, जिसके घर में बच्चे होंगे तो वो दीवार पे भी लिखेंगे और उन्हें जहाँ मौका मिल जाएगा वहाँ भी लिख देंगे। अभी नया घर जो आपको मिला है वहाँ पर एनएसजी को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कि बैरिकेडिंग को लेकर, लाइट्स की परेशानी वहाँ पर है, फायर चेकिंग की दिक्कत। मैंने ये कहा कि सरकारी जो इंतज़ाम है इसको परमानेंट इंतज़ाम कोई न समझे। ये सरकारी इंतज़ाम कब छिन जाएगा किसी को नहीं पता। आपकी शख्सियत जो है वो काफ़ी वक्त से देश के सामने एक बहुत ही युवा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अकेले हर फ्रंट पर लड़ते हुए आप दिखाई दिए। चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे चुनाव के बाद हार के सामना करने की बात हो, और चाहे अब गठबंधन की बात हो। देखिए, अकेले नहीं है, पूरी पार्टी साथ है, पूरा संगठन साथ है, जितने सांसद हैं वो साथ हैं, विधायक साथ हैं। और अगर इतने कार्यकर्ता साथ न होते तो अभी जो जीत हासिल हुई है कैसे जीतते। लेकिन उन सबके तो लीडर आप हैं, आप अकेले उनको लीड कर रहे हैं, एक साथ में जुड़ना साथ है उनका। और मेरी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें। मैंने निषाद पार्टी को जोड़ा, पीस पार्टी को जोड़ा, और तमाम दलों का हमने एक बिन पार्टी है तो उसका सहयोग लिया। तो परिणाम क्या हुआ कि जहाँ से मुख्यमंत्री खुद लोकसभा के सांसद थे वो लोकसभा हार गए, उप मुख्यमंत्री जहाँ पर थे वो उप मुख्यमंत्री हार गए, और सबसे प्रतिष्ठा की सीट बनी आकर के आपकी कैराना। क्योंकि एक समय ये था कि कैराना से ही झगड़ा शुरू किया था, कैराना से ही नफरत शुरू की थी। बहुत हर तरह की कैलकुलेशन आप बड़े तौर पे लेकर चल रहे हैं राजनीतिक उसमें। लेकिन जब राहुल गांधी के साथ आपकी दोस्ती शुरू हुई, इतनी अच्छी थी कि आपका उन पर इतना दिल आया कि 105 सीटें दी, लेकिन अभी सिर्फ 2। देखिए, जो माहौल बना है या जो गठबंधन हो रहे हैं, ये फार्मूला तो हमने बीजेपी से सीखा है। सबको जोड़िए, जब तक जोड़ोगे नहीं ताकत नहीं बढ़ेगी। तो बीजेपी से सीख करके हमने बीजेपी पे फार्मूला वो लगा दिया। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी से संबंध समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे हैं और संबंध अच्छे बने रहेंगे।
सीटों का बंटवारा, क्योंकि अभी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत होनी है। जब तक ये बातचीत पूरी नहीं होती है तब तक किसी और दल से बातचीत करना ठीक नहीं है। जिस तरह से गठबंधन की तैयारी है और सब कुछ, सब लोग तैयार हैं, लेकिन इसमें जो नेता है, क्योंकि आपके सामने कई बार पहले ये सवाल आ चुका है गठबंधन का नेता कौन होगा, लेकिन मैं ये सवाल करना था कि गठबंधन का नेता गठबंधन से होगा या समाजवाद से होगा, या फिर कोई नया नेता होगा नई पार्टी की तरह, जिस तरह आपने नई चीज़ें शुरुआत की हैं। पूर्व में भी जब कभी इस तरह की सरकार बनी है तो नेतृत्व तो अपने आप आ गया है, नाम अपने आप आ गया है। ये ठीक बात है, क्योंकि बहुत सारे दल प्रयास में, कोशिश में है कि एक साथ काम करें और बीजेपी को कम से कम देश से हटाएं, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया है। सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान किया है, देश का नुकसान हुआ है। जहाँ तक नेतृत्व की बात है, नेतृत्व तो चुनाव के बाद भी तय किया जा सकता है। मतलब राहुल गांधी भी हो सकते हैं अगर आपस में सहमत। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या जितने भी दल मिलकर या के फिर आप होंगे, आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो अभी नहीं तय हो पाएगा, वो चुनाव के बाद तय होगा। मैं इस लड़ाई में नहीं हूँ, मैं इस रेस में नहीं हूँ। हाँ, मैं उस रेस में हूँ जहाँ बीजेपी को रोकना है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा धोखा दिया है हम लोगों को। बीजेपी को रोकने की बात आप बार बार कहते हैं, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी काफ़ी आगे बढ़ रही है या फिर आगे बढ़ जाएगी और ज़्यादा अगर नहीं रोका तो? बीजेपी अपने आप को इतना बढ़ा के आगे दिखा रहे थे कि उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बीएसपी को 0 सीट थी, आरएलडी को 0 थी, हम 5 पे रुक गए, तो उनका अहंकार बढ़ गया। और जब से विधानसभा सीटें जीते हैं वो सीमा ही लांघ गए अहंकार की। इसलिए ज़रूरी है इन लोगों को रोकना, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश को पीछे ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की नीतियों ने किया है। फिर तो वो अपने आप पीछे चली जाएंगी अगर ऐसी सच्चाई है तो। देखिए, हमारा तो यही प्रयास होगा कि सब दल एक साथ खड़े हों और कम से कम यूपी में एक ऐसी ताकत तैयार हो जो मुकाबला करे इन लोगों से, क्योंकि बिना यूपी के सरकार नहीं बना सकते बीजेपी के लोग। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लगातार इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा अग्रसर होकर के आप चल रहे हैं और हर चीज़ में, मतलब गठबंधन की जो विजन को लेकर के बात है, सामने अपने वक्तव्य रखने की बात है, उसमें सबसे आगे आप ही दिखाई दे रहे हैं लगातार। मैं आगे नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं आगे नहीं हूँ, मैं आगे रह भी नहीं सकता, क्योंकि हम उसके लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। एक बहुत स्ट्रांग युवा नेता के तौर पे सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गठबंधन में सबसे प्यार भी हम देख रहे थे, स्टेज पर मिल रहा था आपको बहुत जब आप कर्नाटक गए, लेकिन उसमें सबकी सहमति भी क्या मिलेगी? ये सवाल उठेगा जब सभी दल अपने अपने लोकसभा के सांसद जीत करके आ जाएंगे। खैर, आप इस बात का जवाब कभी सीधे नहीं देंगे, मुझे ये मालूम है। लेकिन फिर भी बीजेपी डिजिटल इंडिया की बात करती है। लैपटॉप आपने बांटे, शुरुआत मतलब एक तौर पे युवा के साथ जोड़ने की, लैपटॉप बांटने के बाद अभी भी आपने कुछ वक्त पहले घर शिफ्ट करने से पहले भी लैपटॉप बांटे थे, तो लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो तो बीजेपी ले जा रही है डिजिटल इंडिया का। बीजेपी के पास ये नारे हैं, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए नारे हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं है। मैं कहता हूँ इस बात को कि जब तक उसका पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा डिजिटल इंडिया नहीं संभव है। अभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक समाजवादियों का सवाल है, समाजवादियों ने लैपटॉप इसलिए बांटा कम से कम लोगों के बीच में पहुँच जाए, लोगों को कोई डराए नहीं कंप्यूटर से डर निकल जाए, और बड़े पैमाने पे गांव-गांव में लैपटॉप पहुंचाने का काम समाजवादियों ने किया है। और बिना लैपटॉप के डिजिटल इंडिया कैसे हो जाएगा? और ये जो लैपटॉप मैं बांट रहा हूँ अभी, मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि बीजेपी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, सरकार बनने के बाद वो भूल गए हैं। मैं समझता हूँ हमारे बांटने से शायद उन्हें याद आ जाए, और अगर याद आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों को लैपटॉप मिल जाएगा। किसानों की आपने बात की, किसानों का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए भी बड़ा है। उनका जो नारा है इस वक्त, उस पर भी सबसे फ्रंट पेज पर किसानों की ही बात की गई है। उन्होंने किस तरह से फसल बीमा योजना की, सिंचाई योजना की उन्होंने, और यूरिया कोटेड क्या उन्होंने किया। ऐसे में किसानों का दिल, क्योंकि किसानों के बहुत करीब आप हैं, तो किसानों का दिल वो जीत पा रहे हैं, ये सवाल भी मैं। प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट चालू हो जाएगा। 5 बजट दिल्ली के पूरे हो गए, 2 बजट उत्तर प्रदेश के पूरे हो गए, अभी तक फर्टिलाइजर प्लांट चालू नहीं हुआ।
बीजेपी ने कहा कि हम आमदनी किसानों की दोगुनी करेंगे। 5 बजट चले गए दिल्ली के सरकार के, 2 बजट ले गए उत्तर प्रदेश सरकार के। आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कितनी आमदनी किसानों की बढ़ गई। तो आखिरकार किसानों के लिए किया क्या इन्होंने? बीज समय पर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, जीएसटी से महंगाई हो गई, तो आज किसान के सामने संकट है। लेकिन गन्ना किसान तो पहले से ही बहुत संकट में, परेशानी में रहा। अगर किसानों का कर्ज माफ होना था, हो सकता है कुछ लोगों को किसान कर्ज माफ हुआ हो, लेकिन किसान तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका पूरा कर्ज माफ होगा, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफी के नाम पर कुछ पैसे दे करके केवल प्रचार किया इन्होंने, तो कर्ज माफ हुआ नहीं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार केवल नारे दे रही है, सरकार केवल गुमराह कर रही है, सरकार केवल आंकड़े दिखा रही है, सच्चाई में ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। और अभी गन्ने किसान का सवाल, जहाँ चुनाव हारे जब कैराना में और नूरपुर में, तो कहा गया कि हम पैकेज देंगे। दिल्ली सरकार ने एक पैकेज दिया। हम ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कितना पैकेज का लाभ मिला है। अगर कोई पैकेज दिल्ली से चला है तो उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है कि नहीं मिला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बात को, अभी तक गन्ने के किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। मतलब किसानों का जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाला है। ये किसानों की नाराज़गी की वजह से ही हारे ये लोग। अगर कैराना में और नूरपुर में किसान नाराज़ नहीं होता तो शायद बीजेपी नहीं हारती, लेकिन किसान इतना नाराज़ था, इतना दुखी था कि उसने उनके खिलाफ वोट डाल दिया। लेकिन वहाँ तो मतलब हिंदू मुसलमान का भी एक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा था। इनकी कोशिश थी कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो, चुनाव जाति और धर्म पर हो। मुझे खुशी है इस बात की, कैराना और नूरपुर की जनता ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और सब जितनी भी जाति भेदभाव होते हैं उनको मिटा करके धर्म के बीच में जो खाई पैदा करते हैं उसको ख़त्म कर करके लोगों ने वोट डाला। और उसी का परिणाम है कि बीजेपी हार गई दोनों जगह। काफ़ी आश्वस्त थे उस जीत को लेकर आप पहले भी। हालांकि हम चाहते थे और वोटों से जीतते, लेकिन कई जगह ईवीएम इतनी ख़राब की बीजेपी के लोगों ने कि जितना वोट पड़ना चाहिए था दोबारा वोट पड़ा। तो ये 2019 में इसका डर है आपको ईवीएम का? मैं समझता हूँ जिस तरीके से कैराना में चुनाव हुआ है और जितनी बड़े पैमाने पे ईवीएम में कमियां आई हैं, और यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि गर्मी की वजह से ईवीएम ख़राब हो गई। सोचो ठंड आ जाएगी तब तो ईवीएम चलेगी नहीं, बारिश आ जाएगी तो सोचो वो रुक जाएगी। तो आखिरकार मौसम से और ईवीएम का क्या रिश्ता है, तो ये तो बीजेपी के लोग बता सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर रहने वाला है। लेकिन वीवीपैट ईवीएम दोनों में खराबी थी, दोनों में कहीं ना कहीं खराबी थी, जिसके कारण वोट नहीं पड़ पाए और इलेक्शन कमीशन को बाद में वोट के लिए तय करना पड़ा और दोबारा वोट पड़वाए। मैं अब आपको थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल एक सवाल ये कर रही हूँ कि जिस तरह से आपकी छवि बहुत स्ट्रॉन्ग, लोगों के सामने अखिलेश यादव एक युवा नेता और नए फैसले और तेज़ी से फैसले, पार्टी की छवि बदलना, बहुत सारी चीज़ें आपने बिल्कुल अकेले खड़े होकर के की हैं। ऐसे में अगर मैं गलत नहीं हूँ, अखिलेश यादव अंदर से बहुत इमोशनल इंसान है, क्योंकि आपके आसपास के अक्सर लोग यही कहते हैं कि उनसे लगाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो भाव बहुत समझते हैं। देखिए, जहाँ तक पर्सनल इमोशनल चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति में इसकी कोई कदर नहीं है। राजनीति में तो फैसलों की कदर है। तो मैं समझता हूँ राजनीति करने वालों को हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ चाहिए। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर कह रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति के रास्ते पे तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में वही लोग सफल रहते हैं जो वाकई में नीयत जिनकी अच्छी होती है। नीयत तो बीजेपी कह रही है, साफ नीयत, सही विकल्प। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को तो ये बताना पड़ेगा कि अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, और अच्छे दिन पे ही उनकी नीयत का पता लग जाएगा। तो ये जो नारे हैं, बीजेपी नारे बहुत अच्छे देती है, प्रचार बहुत अच्छा करती है, संसाधन उनके पास बहुत हैं, तो संसाधनों से बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, लोग जागरूक हैं। इन्होंने व्हाट्सएप से लोगों को गुमराह किया, सोशल मीडिया से गुमराह किया। आज वहीं पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट अगर किसी का है तो बीजेपी का है। मुख्यमंत्री होने के दौरान जो आपका अनुभव रहा, जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया, उसके बाद का जो ये फेज़ है जब आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, करने को मिली होंगी। ख़ास तौर से जो मैं अभी बात कर रही थी कि आप अंदर से बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें इस बीच में रही होंगी। देखिए, सरकार में काम करने का मौका मिला
और जो फैसले सरकार ने लिए उस समय शायद वो देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे बेहतरीन फैसले थे। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपके हमने समाजवादी पेंशन बांटी हो, चाहे किसानों के लिए मंडियां बनाई हों। आज ज़रूर स्वामी रामदेव जी का फूड पार्क को कैबिनेट ने डिसीजन दिया है, लेकिन ये योजना समाजवादियों की थी। ये सही बात है कि सरकार में रहते हुए आपको काम करने का मौका मिलता है, और जब सरकार में आप नहीं रहते हैं तो तमाम गलतियां जो आपने की थी उसको सीखने का आपको विपक्ष में मौका मिलता है। तो अब जब कभी मौका मिलेगा तो शायद समाजवादी लोग और हम लोग बेहतर काम कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी दिल भी दुख जाता होगा कि हमने इतना बेहतर किया लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है ऐसे। लेकिन लोग आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि काम अगर होना चाहिए तो समाजवादी सरकार की तरह होना चाहिए। लेकिन अब वक्त परिवार के लिए भी काफ़ी निकल जाता होगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि समय परिवार को भी मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ख़ास तौर से अब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं कि आप मीडिया में दिखाई देते रहते हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा रहता है। ये यूपी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि आप मीडिया से बाहर नहीं हो सकते। नाराज़ भी काफ़ी हो गए थे अभी हाल में। मीडिया पे नाराज़ नहीं था मैं, मीडिया जिनके लिए काम कर रहा था मैं उनसे नाराज़ था मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे और जो अपना काम कर रहे थे वो ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, वो किसी के कहने से काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। मैं तो कहता हूँ ना, हमने तो 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांटे, अब भी बांट रहे हैं। टोटी की क्या कीमत है? लेकिन बीजेपी से सीखना चाहिए कि मुद्दा कैसे बनाया जाता है, लेकिन ध्यान कैसे हटाया जाना चाहिए। टोटी भी काफ़ी फेमस कर दी आपने इस बीच में। ये अच्छा रहा ना कि जो अधिकारी टोटी ढूंढ के लाए थे, वक्त बदलेगा, सरकार बदलेगी तो वही अधिकारी हो सकता है चिलम ढूंढ के ले आए कहीं से। तो जो अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें लोकतंत्र में शायद काम नहीं ऐसा करना चाहिए, सरकार में नहीं काम करना चाहिए किसी के कहने से। लोग थोड़े नाराज़ थे इस बात से भी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो अधिकारी हैं उनके लिए कि वो चाय सर्व करते थे, इस तरह की बात। मैंने तो जो देखा था और जो मैं समझ सकता था वही मैंने कहा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वही मैंने कहा। मतलब कोई भाव आपका रहा होगा इस बात को बोलने के लिए, कोई इंटेंशन होती है कि, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपने अधिकारियों की एक मैंने इसलिए मर्यादा जो है उसको, मैंने इसलिए कहा ये बात कि पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अधिकारी पॉलिटिक्स ना करें। अधिकारी अगर पॉलिटिक्स में शामिल होंगे तो अधिकारी जो काम करते थे वो कम से कम जनता तो जाने कि अधिकारी कैसे हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि नेता नगरी करें, लेकिन अधिकारियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति में शामिल अधिकारी होंगे तो शायद ऐसा ही कुछ उन्हें सुनने को मिलेगा। मतलब आपके वक्त में आपने देखा होगा अधिकारी? बिल्कुल मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा मैंने। काम पे तो फोकस कराया होगा फिर आपने उनको। मैं जानता हूँ अच्छे अधिकारी, और शायद अच्छे अधिकारी नहीं होते तो इतने बड़े रिजल्ट कैसे बनते जब अधिकारी आपकी मदद करें। लेकिन अधिकारी भी अच्छे होते हैं, अधिकारी भी खराब होते हैं। मैंने खराब अधिकारी क्यों ले कहा? जो नेता नगरी करना चाहते हैं। आप इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से पॉलिटिकल मूड में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जानने की कि अखिलेश यादव जो हैं वो पर्सनली अब कितना मतलब एक इमोशंस के साथ स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस वक्त जो दिमाग है पूरा हर तरह से जनता के साथ घिरा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, गठबंधन को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो ये अपने आप से जो ये मुलाकात होती है अक्सर इंसान की, वो कब होती है फिर? देखिए, राजनीति करने वाले के सामने तमाम चीज़ें हैं, वो अपना रास्ता नहीं हट सकते। इसलिए हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हट सकते, क्योंकि बड़ा अगर सपना देखना है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि जब हम तुलना करें हमारा देश कहाँ खड़ा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है? तो शायद हमारी समाजवादियों का और ख़ासकर मेरा फोकस है कैसे भी समाजवादी आगे बढ़ें, पार्टी आगे बढ़े। और ऐसे में खुद से मुलाकात? हाँ, देखिए, मैं अपने लिए समय ज़रूर निकालता हूँ, परिवार के लिए समय निकालता हूँ, क्योंकि जब घर खाली हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी था, एक अखबार और एक टीवी वाले, तो यहाँ पहुँच गया कि स्विमिंग पूल था। मैं तो उन्हीं टीवी उन अखबार वालों से जानना चाहता हूँ कि दोबारा जाओ मुझे बताओ कि मेरा स्विमिंग पूल कहाँ था। लेकिन कहीं कुछ हुआ तो है, कुछ ऐसा जिससे कि जो ये संदेश गया कि जो तोड़फोड़ वाली बात सामने आई? कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस के आगे आने से पहले कौन पहुँचा था वहाँ, और आजकल तो डिजिटल इंडिया है, उनके फ़ोन पर किसके फ़ोन आ रहे थे, वो चाहे 10 साल बाद भी वो डेटा मिल जाएगा कि फ़ोन आखिरकार किसका आया था। वो डेटा नहीं ख़त्म कर सकते। वो शायद अधिकारी ये बात समझ लें कि कोई सरकार आएगी कभी भी डेटा निकालना चाहेगी निकाल सकेगी,
तो वो सोचते हैं कि वो बात नहीं पता लगेगी। सरकार के लोग आखिरकार प्रेस से पहले क्यों आए और घर मेरा ही क्यों दिखाया? जनता तो सबका घर देखना चाहती है। तो नए घर का इंटीरियर भी कुछ इसी तरह से टच रख रहे हो? अभी तो नया घर बनना है, अभी तो मैं किराए पे रह रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरा घर खाली हो गया, वे और अच्छा घर बनाएंगे। किराए पे रह रहे हैं आप, ये जानकारी लोगों को मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, सबको पता है कि किराए पे आप मैंने किराए पर 2 घर लिए हैं जिससे कि हम सब वहाँ रह सकें, क्योंकि कम समय में 15 दिन में शायद घर नहीं बन सकता। 15-20 दिन में तो केवल किराए पे ही घर मिल सकता है। पिताजी भी आपके साथ में? नेताजी भी, जिस लेन में मैं रह रहा हूँ उसी में नेताजी भी रह रहे हैं। नेताजी भी किराए पे रह रहे हैं। वहाँ भी आप दोनों का घर साथ में था? यहाँ पर बिल्कुल भी साथ है, बिल्कुल। तो ये जो दूरी की बात अक्सर लोग करते हैं, वो दूरी नहीं, वो करीबी हैं आप, साथ साथ ही? तो कोई दूरी नहीं है, दोनों एक साथ हैं। और कभी कोई बात होती है तो वो तो राजनीतिक, उनका सवाल कुछ और हो सकता है, मेरा सवाल कुछ और हो सकता है, लेकिन कोई दूरी नहीं है कहीं भी। न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।